जय हिंद प्यारे बच्चों। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद चल रही होगी। 3 दिन के ब्रेक पे था मैं, क्योंकि कुछ जरूरी काम था घर में, लेकिन अब मैं फिर से वापस आ गया हूं। इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा लेक्चर है आज। पहला लेक्चर आपने अगर देख लिया है तो दूसरा लेक्चर देखो, अगर नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर के बेवकूफों पहला लेक्चर देखो। पहला लेक्चर देखने के बाद दूसरा लेक्चर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। दूसरी चीज, पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं। हमने कहा था बेटा लिबिर लिबिर करके ना पढ़ो। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको क्या करूं, मैं नाचूं गाऊं? मैं एक एक पॉइंट को बहुत तगड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, अब हम लोग जो है मतलब 40 मिनट में मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा टॉपिक भी कवर ना हो, क्योंकि देखो 60 दिन में तो पूरा सिलेबस करना ही है। मैं एक एक पॉइंट एकदम बिल्कुल पढ़ा दे रहा हूं आपको, लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ बच्चे मक्कारी भी करते हैं यार। मैं उनसे क्या कहता हूं, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, तुम्हें कैसे समझ में नहीं आएगा पता है क्यों नहीं आ रहा समझ? मैं कहता हूं कि जैसे मान लो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो पढ़ाते टाइम आपको नोट्स तो मिल ही रहा है, पीडीएफ मिल रहा है। बहुत पिछले वीडियो में कमेंट आया कि गुरुजी अभी तक पीडीएफ नहीं मिला, जबकि ऑलरेडी अपलोडेड है पीडीएफ। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि गुरुजी जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो। ऑलरेडी एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा चुके हैं बेटा। जाओ पहले ध्यान से समझो, देखो तो उसमें मतलब मैंने लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसके भी आंसर लिखे हुए प्रॉपर ढंग से आपको मिले हुए। तो कोई मतलब कोई एक भी छोटी कमी नहीं छोड़ रहा हूं मैं। अब आपको ना समझ में आएगा, सिर्फ एक रीजन है कि जब मैं कहता हूं कि मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो वहां पर बैठ करके एक शॉर्ट नोट बनाते रहो, लिखते रहोगे तो दिमाग चलेगा। जब 11th नहीं पढ़ा तो क्या यहाँ पे कोई ऐसे जादू करूं मार दूंगा कक्षा गायब हो जाएगा, मतलब पढ़ने आ जाएगा? मेरे कहने का मतलब ये है टू द पॉइंट चलेंगे तभी मजा आएगा। और अभी भी मैं बता रहा हूं, अगर वीडियो देखना स्टार्ट कर लियो तो तुरंत ही नोट्स खोल लो बेटा, आपको कसम है आपके बोर्ड्स जो मतलब कि बोर्ड्स का, ठीक है? तो निकाल लो, पेन ले लो और प्यार से बैठ के लिखते रहो, करते रहो, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका दिमाग बहुत तेजी से कवर करेगा चीजों को, और जितने भी पॉइंट्स में लिखवाते जाओ उसको ध्यान करते रहो, ठीक है? तो हाल फिलहाल के लिए ठीक है, एक बार फिर से मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं बोर्ड जुगाड़ के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और मेरा नाम है विनीत ठाकुर, आपका फिजिक्स मेंटर, आपका भाई। तो हम लोग शुरू करें, मामले को आगे बढ़ाया जाए प्लीज। कभी तुम लोग पढ़ते रहे, मन करता है इतना पुतौल ही कर दे कभी कभी। हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम, उसके बाद जो करंट डेंसिटी, ये सारी बातें हो गई थी। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है मोबिलिटी। उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है क्या नाम है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये सब के फॉर्मूले आप में डेरिवेशन इसका नहीं, ओम्स लॉ है, डेरिवेशन है वो रेजिस्टेंस वगैरह का है बस, ठीक है? तो कोई ऐसी चीज छोड़ना नहीं है जो कि अपने में है, बल्कि 2 टॉपिक ज्यादा ही पढ़ के रखना है। सीबीएसई वाले बहुत खतरनाक होते हैं, ये ससुर 3-3 लाख रुपए की सैलरी लेते हैं, पान खा के गुटखा खा के थूकते रहते हैं, और क्या नाम है बच्चों को सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन देते हैं। मन करता तो 3 घंटा आप लगाए। तो अब आता है प्यारे बच्चों क्या, मोबिलिटी। मोबिलिटी 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 क्या होता है गाइस? गाइस डू यू नो व्हाट इज मोबिलिटी? यस सर, मैं जानता हूं मोबिलिटी क्या है। क्या है बेटा? सर मोबिलिटी मतलब होता है फोन, मोबाइल फोन। एक तमाचा मारेंगे ना ऐसे नाच करके टॉयलेट कर दोगे तो लोग, ये क्या बात हुई रे? मोबिलिटी का मतलब मोबाइल फोन होता है। मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। कहते हैं भाई, अगर मैं तुमसे कहूं कि यार एक जगह बहुत भयंकर जाम लगा हुआ, भयानक ट्रैफिक है, समझिए बात को समझिए गाइस, ऐसे एक हाईवे, इसमें बहुत है अकच्छ जाम, एकदम कचुल कुचुल, मतलब खूब भयंकर गाड़ियां खड़ी हैं। मैं अभी फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूं, एग्जाम्पल भी दो क्योंकि तुम्हें लोगों ने समझना। यहां पे एक बस है तो खूब गाड़ियां, मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। एक कार है BUS बस, CAR कार, और एक बाइक है, बाइक, और एक पेडेस्ट्रियन आदमी है। गुरुजी पेडेस्ट्रियन आदमी है कि गोरा है लेटा हुआ? पेडेस्ट्रियन आदमी है मतलब ऐसे, मैन।
इन सब में से जाम में से सबसे आराम से कौन निकल पाएगा ट्रैफिक से? बस, है ना? बस ना, बस कैसे निकल पाएगा? जितनी ज्यादा बड़ी गाड़ी होगी उसको ट्रैफिक से निकलने में उतना समस्या, यानी उसकी मोबिलिटी उतना ही कम होगा। इसीलिए किसका मोबिलिटी ज्यादा होगा? मोबिलिटी ज्यादा होगा किसका? आदमी का। तो मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? वैसे तो जनरली मैं आपको कहूं, आप मोबिलिटी का मतलब समझ गए होंगे, बट यहां फिजिक्स में मोबिलिटी विच इज डिनोटेड बाय म्यू, म्यू इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान सुनना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? गुरुजी समझ में तो आ गया है, बट हल्का सा मुझे थोड़ा अजीब लगा। अब आप सबको पता है बेटा अजीब क्यों लगता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको सामने ही आया था। सर ये वाला बात कब हुई? तो आपने बताया नहीं कभी, अचानक से आप कुछ भी बता देते। बेटा एक बार बताएं, जो साउथ मूवी नहीं होता जिससे हीरो आता है, जैसे पैरों से भंवर बना करके सब मारता है टप्पा, वो सिंघम नहीं मूवी है, जयकाल सिंह कैसे मारता है दौड़ करके टप्पा, बिल्कुल वैसे ही मारूंगा मैं। ये वाला भी पिछले लेक्चर में जो है पढ़ाया था, सुअर कहीं का। तभी तो बोल रहा हूँ कि जाके देख ले बेटे, पूरा इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा दूंगा, लेटे। तो ये देख गाइस, इसको उठा के इसमें रखते हैं। मोबिलिटी का फॉर्मूला बड़े ही प्रेम से आप लोगों को मैं समझाना चाहूंगा गाइस कि ई एम टाउ अपॉन ये ई से ई को मान दिया हमने लाख से। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या गया? स्मॉल ई टाउ अपॉन एम। ओह माय गॉड गाइस। अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी। पूछो क्या? कि भाई जब कोई कंडक्टर होता है, अरे सर कंडक्टर तो बस में होते हैं, आप इसमें क्या बार बार बता रहे हैं? जो कहते हैं एक सवारी चिलमा लखनऊ चार नहीं यार, कंडक्टर मतलब चालक, कंडक्टिविटी जो करवाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। बेटा दिमाग वहीं लगाते तुम लोग। इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? आपने ये देखा मोबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। गुरुजी इस पर और इसमें दोनों में चार्ज किस पे ज्यादा होता है? मुझे लग रहा है इस पे ज्यादा होता है। तुझे क्या लग रहा है? इस पे ज्यादा होता है। इस पे ज्यादा होता है। इस पे 19-20 का फर्क है। 19-20 का इसमें और उसमें 19 लाख का फर्क है। इस पे चार्ज और इस पे चार्ज बराबर होते हैं, बस खाली अपोजिट होता है, +1 और इसमें -1। इसमें होगा -1.6 × 10⁻19 कूलम, इसमें होता +1.6 × 10⁻19। समझ गए ना? एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम, कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो चार्ज तो ज्यादा होता है। म्यू डिपेंड कर रहा है इसमें टाउ दोनों के लिए सेम है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मास किसका ज्यादा होता है गाइस? मास पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से बेटे। तो मोबिलिटी किसका ज्यादा होगा बेटे? इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा किससे? पॉजिटिव चार्ज से। अरे बोलना बेटे, क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं? क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन will be always greater than mobility of क्या भाई क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। समझ गए जो मैंने बस और ट्रैक और वाला एग्जांपल दिया। तो अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, मैं इधर आ गया हूं, आप लोग स्क्रीन से गायब हुए 1 2 3 4 की प्रवास का चालू करी, लग से स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ाना है मामले को। अगर मां कसम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हो तो यहां से मैं एक त्रिशूल भेज रहा हूं, जैसे बहुत भयानक यहाँ पे तूफान आने वाला था कि मैंने अपनी ही काली शक्तियों का प्रयोग करके सर रोक दिया है। अर्थ का रोटेशन भी रोक देता हूँ मैं कभी कभी। तुम लोगों ने देखा होगा जिस दिन रात दिन बड़ा होता है उसी दिन की बात को, मगर एक बार ऐसे मुट्ठी बंद करता हूँ, देखो रोटेशन बंद हो। मैं कह रहा हूँ मोबिलिटी तो सीख लिया, बट गुरुजी यहाँ पे यार क्या कह रहे थे कि वो रिलेशन बिटवीन पता नहीं क्या, पता नहीं क्या नहीं, वो ये है, ये देखो रिलेशन माने रिश्ता, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। गुरुजी ये VD और I आप लिख देते हैं, मैं नहीं जान पाऊंगा तो मैं तमाचा भी लगाऊंगा बेटा। क्यों नहीं जान पाओगे? जो
सबको पता VD और I क्या है, I इलेक्ट्रिक करंट है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। गुरुजी इसका डेरिवेशन आता है क्या? डेरिवेशन नहीं आता है बेटे, और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या होता है फॉर्मूला? I बराबर होता है NEA इंटू VD। गुरुजी वाला फॉर्मूला तो मुझे लगता है मैंने एक बार कहीं पढ़ा था, तो और अच्छी बात है बेटा। अगर आपने पढ़ा था तो और अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई करने के लिए तो हम लोग आए नहीं, पर मेरा तो पढ़ने का मन नहीं करता, मैं बहुत ही आलसी बच्चा हूँ, इसीलिए बेटा तमाचा भी पापा लगाता है घर में। आई क्या होता, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। मैं सब लिख दे रहा हूँ, परेशान। अच्छा सुनो, बताएं एक चीज, इसमें n जो होता है n, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होता है। n को केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक कंडक्टर ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने लिया है A, तो VD क्या है? VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फरवती मात्रा को अपने आंखों में बफा लिया गया है क्या? या बिना बफाए नहीं काम करेगा। n क्या होता है बेटा? ध्यान सुन लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ओ माय गॉड। और ए क्या है? ए, ओहो यार, ए जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो I बराबर होता है NEAVD। N होता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E होता चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, VD होती ड्रिफ्ट वेलोसिटी, A होता क्रॉस सेक्शन एरिया, I होता इलेक्ट्रिक करंट। मेरी बात समझ में आई? E क्या है? E चार्ज है किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना? तो ये है रिलेशन I बराबर NEAVD। I बराबर क्या होता है बेटा? NEAVD। I बराबर क्या होता है? NEAVD। लप से एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं गायब हो चुका हूं, मैं आ रहा हूं गाइस, मैं आ रहा हूं। अगर नहीं लिया हो, मैं आ रहा हूं 1 सेकंड के अंदर। और सुनो, वीडियो को पॉज करो, जाओ कमेंट सेक्शन में लिखो क्या ये बात इतनी समझ में आ गई है, और बता देना। सुनो इधर होता है, तो हम लोग बहुत बेवकूफ हो चुके हो। I बराबर मैंने क्या लिखा? NEAVD। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता है LGBTQ समुदाय वालों का। देखो I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो I की वैल्यू घट जाएगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका जस्ट उल्टा भी। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब कि हाईवे जितना ज्यादा चौड़ा होगा, ट्रैफिक को निकलने में उतना मजा आएगा, यानी जितना ज्यादा मोटा कंडक्टर होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी क्या होगी बेटे? बढ़ जाएगी। I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के भी। मतलब कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ये क्या होता है गुरुजी? बार बार वाइस वर्सा बोलते रहते हैं आप। वर्सा वाइस ही वर्सा मतलब होता है जस्ट उल्टा भी। मतलब अगर ये हो रहा है तो इसका जस्ट उल्टा भी हो रहा है। अब बताओ क्या इतनी बातें क्लियर है? अगर भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, चार्ज संख्या बढ़ गया, तो भी बढ़ जाएगा करंट है भैया। और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया में मोटा कंडक्टर ले लो, जितना मोटा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकेगा। और भैया क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन जितनी स्पीड से चल रहा होगा तो वही स्पीड बढ़ गया तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अरे ऐसे मौकों फिर कहां मिलेगो। एक बार वीडियो को पॉज करके जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आप नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर देना बेटा, और वीडियो को लाइक करो। सब लोगों को कसम है आपके बोर्ड्स के एग्जाम का वीडियो को लाइक करें बिना ना चाहे। गुरुजी ये तो आपने मजबूर कर दिया हमको, प्यारे बच्चे कर दो यार। और कमेंट सेक्शन में लिख दो जा करके कि कैसा लगे, ना बहुत कुटाई करेंगे कसम आपको अगर जो लोग कमेंट में देना लिखे। अच्छा तो भाई इतनी बातें तो क्लियर हो गई, लेकिन सर आपने तो कहा था कि पता नहीं क्या ये करंट डेंसिटी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। अरे भैया यार जब ये खत्म हो तब तो बता कि तुम लोग तो यार एकदम कहते ना गाँव वो कहते कहें यार ये लड़का नहीं नैहर एक बरम हो। नैहर एक बरम मतलब जो
किसी की शादी होती है, जब वो मायके से आती है, अगर वहां पे कोई परम भूत भूत उसके ऊपर तो जल्दी छोड़ता नहीं। खैर छोड़ दो, आगे बात में 1 2 3 54 डिग्री हो गया। अब आता है बेटा रिलेशन ऑफ क्या, रिलेशन बिटवीन क्या, किसके किसके बीच में रिश्ता निकालना। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड क्या प्यारे बच्चों, करंट डेंसिटी और किसके बीच में रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। गुरुजी इतना लंबा हेडिंग अगर मैं नहीं लिखता ना, बीडी और जे लिख देता तब भी दांची आते। गुरुजी उनको बीडी नहीं पता, जी मन करता है यही जो चौखट जैसा मुंह लेकर बैठे रहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसी चौखटे में बच्चा मन करता 2-3 घंटा फटाफट अगर मार दिया जाए तो कैसा रहेगा आप लोग। अरे ये तो काले सकते कमजोर पड़ रही है, मैंने चुना व्हाइट और ये चूना लगा के पीला पीला कर दिया, गजरा लगा के आते हैं। तो भैया आप सबको पता आई की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला NEAVD, और हम सबको भी पता है ये बात कि J बराबर होता I/A। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमने लिखवाया था आपको, अगर बंद हो जाएंगी ये, अब करंट कितना है I, तब J बराबर लिखते थे I/A, तो I/A उठा के वैल्यू रखो पट्ट से x NEAVD/A, ऐसे एक मत डालो उसको। तो भैया J का क्या फॉर्मूला है, यह देखो बाबू, J का फॉर्मूला आ गया NEVD। अब क्या गुरुजी ये बताने की जरूरत है क्या कि करंट डेंसिटी VD के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट डेंसिटी भाई, अब इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा तो करंट डेंसिटी भी ज्यादा होगा। अब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने क्या है, कोई दिक्कत है। बात ये है, कोई तुमसे कहे कि भैया J जो है वो क्या क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, तो आपको ये कहना पड़ेगा भैया J क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्यों डिपेंड करेगा। कह दो क्यों, क्योंकि हम कहते हैं कि पर यूनिट एरिया से जो करंट जा रहा है, तो जब हम एरिया पहले ही यूनिट कर दिए हैं, 1 मीटर स्क्वायर कर दिए हैं, तो फिर कहां से डिपेंड करेगा। आपको पता है ना करंट डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। जैसे मान लो कि 10 एम्पियर जा रहा है और टोटल इसका जो एरिया है वो 5 स्क्वायर फीट है या 5 स्क्वायर मीटर, तो फिर ये भैया टोटल करंट 10/एरिया 5 कितना हो गया, 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से समझे ना बेटा। तो मुझे लगता है कि ये वाला रिलेशन आपको समझ में आ गया। J बराबर NEAVD, J बराबर NEAVD क्या होता है बेटा, ये वेक्टर होता है NEAVD, सॉरी A नहीं है, सॉरी A नहीं है, माने की तमाशा, NEVD, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, E चार्ज इलेक्ट्रॉन, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, J क्या है, ये करंट डेंसिटी। सर प्लीज फिर से देख दो, मैं भूल जाऊंगा, अभी तमाचा मारेंगे, बोल रहा हूं ना बोल, ये है करंट डेंसिटी, चार्ज सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट, बोलो अभी लिखा था एक सेकंड, इलेक्ट्रॉन बचा, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये है ना भैया, अभी लिखा था, अब नहीं लिखूंगा मैं, जल्दी से 1 सेकंड के लिए 1 2 3 चमनी की थोड़ा पास कर लो, मैं बताया हो चुका हूं भैया। जो बच्चा ना लिखे उस बच्चे के कच्चे में 20 छेद हो जाए। ओके चलो आगे बढ़ो, हाथ में चोट लगा है, बहुत मार है। तो भैया इस तरीके से हमने कहा कि भाई आपने ये सीख लिया। अब आपने क्या क्या जान लिया, आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बारे में डायरेक्शन दुनिया भर की चीजें। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, आपने फ्री मीन पाथ पढ़ा, आपने रिलैक्सेशन टाइम पढ़ा, आपने करंट डेंसिटी पढ़ा, आपने मोबिलिटी पढ़ा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा, फिर रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा। अब बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, अब आता है ओम्स लॉ। क्या आता है बेटा, ओम्स लॉ। ओम भाई साहब यार, ओम्स लॉ। अब ओम का दिक्कत क्या है, ओम भाई साहब का इनके यहां था क्या भैया, इनके यहां दिक्कत यह था कि इनको बहुत तेज मोटी आई थी, और जब बहुत तेज मोटी आता तब आदमी का दिमाग तेज चल रहा है। उसी टाइम पे इस बंदे ने क्या किया भैया,
जब इनको इतनी तेज फूट गया तो उसी टाइम पे इस बंदे ने बैठ कर कमोड के ऊपर ओम्स लॉ अपना बनाया पूरा। अब ओम्स लॉ है क्या एक्चुअली में? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे एक एमीटर लगा दे रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी लगा दे रहा हूं, और वह बैटरी वैसा है कि उसका पोटेंशियल हम बढ़ा देना सकते हैं। ओम ने ये देखा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं इन द फिजिकल स्टेट, देखो ओम्स लॉ है क्या? इन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ अ कंडक्टर, क्या क्या फिजिकल स्टेट? टेम्परेचर, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड मटेरियल, ठीक है। क्या क्या नहीं बता सकते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया A, लंबाई L, और टेम्परेचर अगर T है, और क्या मटेरियल, मटेरियल अगर ये कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक। क्या क्या नहीं बदलना है फिर से बता रहा हूं। लेंथ, अगर ओम्स लॉ अप्लाई कर रहा हो तब की बात, लेंथ कॉमा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर और मटेरियल, ठीक है। ये चार चीजें अगर आप नहीं बदल रहे हो तब, इफ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ अ कंडक्टर ब्रैकेट में लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। फिर से देख लो, वो नोट्स में आपको मिलेगा। मतलब कि अगर किसी कंडक्टर के जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ये P और ये Q, कंडक्टर PQ है, उसकी लंबाई L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, मान लो कॉपर का कंडक्टर और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ओम भाई साहब ने। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर और मटेरियल सब कांस्टेंट है, तब किसने? ओम ने। कब? अपने रूम में बैठ के। तब द पोटेंशियल applied across the terminals of the conductor will be always directly proportional to the electric current flowing through it, ठीक है। तो उन्होंने कहा भैया जो पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब उन्होंने देखा, बाय एक्सपेरिमेंट देखा उन्होंने कि यार, उन्होंने देखा जब हम पोटेंशियल बढ़ा दिए तो देखा कि करंट बढ़ा दिया, पोटेंशियल घटाया तो करंट घट गया, पोटेंशियल जीरो कर दिया, ये एमीटर की जो रीडिंग है वो जीरो हो गया। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? अब आके भैया उसको लगा, क्या नाम है उसको, अरे ओम को लगा कि यार देखो कुछ तो सिस्टमेटिक चीज है, ऐसा तो नहीं है कि यार, मतलब कि बंदे में दम था, कुछ भी कर रहा हो उस समय उसने किया ये चीज। क्या क्या कॉन्सेप्ट रखना है लेकिन ओम्स लॉ को लगाने के, हालांकि कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं वो बताएंगे। लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और टेम्परेचर और मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या? ये नहीं कि कूद करके लब से ले रहे हो कॉपर तो कभी लब से ले रहे हो चांदी, तो कभी सोना, तो कभी हीरा, तो हीरा मोती तो खर्च हो, मतलब मेटल से कंडक्टर की बात है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करो तो अगर आपने कॉपर का वायर लिया तो कॉपर ही रखो, फिर वही वायर, और तब अगर पोटेंशियल को बढ़ाओगे घटाओगे तो करंट बढ़ेगा घटेगा, मटेरियल नहीं बदल सकते, और ना तो टेम्परेचर बदल सकते हैं, उसका इफेक्ट क्या आता है हम बताएंगे नहीं, और लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया भी नहीं, वो भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता, ठीक है। तो इन्होंने देखा, अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया जिसका नाम क्या दिया गया? रेजिस्टेंस, RI, या फिर V बराबर उन्होंने उसी को क्या लिखा? I into R। क्या लिखा बेटा? V बराबर क्या लिखा? I into, परेशान ना सब करेंगे, तो V बराबर आ गया I into R। समझिए बात को, V बराबर क्या आ गया? I into R। 1 2 3 टूट रही मशीन, चलो मैं आऊंगी, 1 2 3 टूट रही मशीन, भैया V बराबर आ गया I into R। ध्यान रखिएगा आप लोग, या I बराबर सॉरी R बराबर आ गया V अपॉन I। R एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या दिया गया? रेजिस्टेंस। R एक कांस्टेंट है जिसको क्या नाम दिया गया बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में बहुत बातें करनी है,
और वो आपको समझाना भी है कि एक्चुअली में होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि एक्चुअली में रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, वो मैं बताऊंगा आपको बहुत बेहतरीन ढंग से। लुबुर लुबुर लाए लाए करे लिखू कहाँ कहाँ, लुबुर लुबुर लाए लाए करे लिखू कहाँ, अरे लुबुर लुबुर लाए लाए, ठीक है भैया। तो ये हो गया। अब अगर मैं रेजिस्टेंस को बोलूं तो ये स्केलर है कि वेक्टर, तो भैया है ये स्केलर है। इसका एसआई यूनिट क्या है, ध्यान से देख के बताओ जरा। एसआई यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, ध्यान रखना। वोल्ट, ये भी किसी वैज्ञानिक का नाम, पर एम्पियर ये भी किसी वैज्ञानिक का नाम, साइंटिस्ट। अब वोल्ट पर एम्पियर को और क्या कहते हैं, एसआई यूनिट ओम कहते हैं। वोल्ट पर एम्पियर और ओम दोनों ध्यान रखना, यानी 1 वोल्ट पर एम्पियर एम्पियर बराबर होगा 1 ओम। बेटा क्या होगा, 1 ओम, समझ गए ना। 1 वोल्ट पर एम्पियर को क्या कह सकते हो, 1 ओम कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला तुमसे कोई पूछ ले तो क्या हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा पर एम्पियर है तो 1 पावर -2 लगाना पड़ेगा, WmL स्क्वायर ml स्क्वायर t पावर -3 1 पावर -2, ये होगा डायमेंशन। गुरुजी ये आपने कैसे निकाला, निकालने का तरीका होता है V बाई A है ना, V की वैल्यू W अपॉन Q होता है और ऐसे। तो ओम्स लॉ में आपने सीखा V बराबर IR होता है, और ये जो R है वो एक कांस्टेंट है जिसका नाम रेजिस्टेंस दिया गया। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी SI यूनिट वोल्ट पर एम्पियर है या फिर ओम है। 1 वोल्ट पर एम्पियर को 1 ओम कहते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर t पावर -3 a पावर -2। इतनी बातें क्लियर है? और समझो, अभी बहुत बातें हैं, अक्ताओ नहीं यार तुम लोग, पर अभी बहुत बातें हैं बेटा, अभी तुम लोग शुरू किए हैं। बट वीडियो को पॉज करो और जाकर के कमेंट सेक्शन में, सबको कसम है, जाकर के एक बार लिखो कि गुरुजी बहुत मजा आ रहा है। नहीं लिखोगे ओम क्लीम क्लीम चामुंडा का छह जमा करके मार दूंगा, 20 छह हो जाएगा छह। तो ये बातें यहाँ तक अगर क्लियर हो गई है तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब मैं एक बात और बताऊंगा आपको गाइस, क्या है गुरुजी, V बराबर IR का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ये ग्राफ ओम्स V और ये I, Y बराबर mx की ग्राफ जैसा होगा। यस, तो इसका जो स्लोप होगा ना, स्लोप ऑफ V I ग्राफ, ये सब ध्यान में रखना तुम लोग, राइट। वो हो जाएगा tan थीटा और वही बराबर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या, R के बराबर लिखते हैं ऐसे R। अरे ऐसे मौको फिर कहाँ मिले हो, या फिर इसी को और क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I, ठीक है भैया। तो tan थीटा बराबर R बराबर V अपॉन I, ये है ओम्स लॉ। अब जो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको कहते हैं ओमिक सर्किट, और जो नहीं करता उसको अनओमिक सर्किट कहते हैं। कौन कौन नहीं करता, कौन कौन करता है, इसके बारे में भी बात करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से बात करेंगे, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है बेटा। ओम्स लॉ ने सिर्फ इतनी बातें कही कि अगर किसी कंडक्टर पे बैटरी अप्लाई किया गया है और फिजिकल स्टेट में 4 चीजें, कौन कौन सी 4 चीजें, देखो ये 4 चीजें याद रखना है, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर पर ही। लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर कंडक्टर, ये 4 चीजें नहीं बदलोगे तब ओम भैया का वो लग पाएगा, नहीं तो ओम को तुरंत ही खराब हो जाता है, तब भी बराबर IR लगा सकते हो, ठीक है। ओके चलो, ये सारी बातें हो गई, सब समझ में आ गया, स्केलर होता है, ये ग्राफ बना लिया, यूनिट यूनिट सब कुछ जान गया। रेजिस्टेंस क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन क्या गुरुजी ओम्स लॉ में कोई कमियां हैं? बिल्कुल है कमियां, वो हम लोग लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे, बिल्कुल है। ओम का नियम फॉलो नहीं होता वो तो पढ़ना ही है। उसके बाद फिर हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में भी बात करेंगे। ओम ने बेचारे ने काम अपना किया, ठीक है, दिया उन्होंने, ठीक, बट एक्चुअली में लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस क्या है?
हैं, इनका भी लिमिटेशन तक है। बहुत लिमिटेशन था, बहुत कितनी बार मार खाए हैं। एक गांव गए थे चोरी करने, पकड़े गए, बहुत बुरा मारे गए, गेहूं चुराते हुए पकड़ा गया था। लेकिन बाद में लोगों पर लिख के वैज्ञानिक ने तो क्या कर सकते, गेहूं बेच के आइसक्रीम खा रहे थे गाँव, जो पो पो बजाते हुए बर्फ बेचने वाले नहीं आते वो। अच्छा, लिमिटेशन क्या रही होगी? अब जनरली कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट, तीन चीजें होती हैं जिनसे हम लोग ये बात करेंगे कि कौन ओम्स लॉ को फॉलो करता, कौन नहीं करता। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर की बात अगर हम करें बेटा, ओम्स लॉ पे फॉलो करते हैं। कंडक्टर जो होते हैं वो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, लेकिन हाई पोटेंशियल को फॉलो नहीं करते। आपको ये सब नोट्स में आपको मिल जाएगा, V और I। आपको पता है अब यहां पे ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। यहां पे ओम्स लॉ फॉलो हुआ, लेकिन यहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं हुआ। हाई पोटेंशियल पे जा करके, हाई पोटेंशियल पे पहुंचते पहुंचते ओम्स लॉ फॉलो होना बंद हो गया। यहां पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, लेकिन यहां पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के पावर n है। तो यहां पे ओम्स लॉ फॉलो हुआ है, यहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं हुआ। किसी भी कंडक्टर के लिए लो पोटेंशियल का जो रेंज होगा लगभग, वहां पे ओम्स लॉ फॉलो होगा, लेकिन यहां पे नहीं होगा। ये नॉन ओमिक हो गया या अनओमिक कहेंगे लिखते। तो भैया जो कंडक्टर होते हैं, ये सब नोट्स में आपको बहुत अच्छा मिलेगा, परेशान ना हो। लिखा लिखा बढ़िया, एकदम टाइट मस्त। तो कंडक्टर की बात करें सबसे पहले, वो ड्राइवर वाले नहीं, कंडक्टर यानी चालक की बात करें। वो लो पोटेंशियल में तो ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, ओमिक सर्किट यहां पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बट थोड़ा आगे बढ़ने पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I पावर n है, मतलब I पावर 2 3 4 ऐसे भी हो सकते हैं। अब जो है उसको अनोमिक सर्किट बोल दिया गया, नॉन ओमिक। जब ऐसी परिस्थिति जब फॉलो नहीं करेगा तो अनओमिक करेंगे, और जब फॉलो करेगा बेटा तो उसको ओमिक कहेंगे। समझ गए? समझ गए ना? तो जाकर के कमेंट सेक्शन में लिख, हाँ गुरुजी समझ में आ गया, बहुत कूटेंगे। तो ये हो गया कंडक्टर। अब आते हैं थोड़ा सेमी कंडक्टर के बारे में। तो सेमी कंडक्टर के बारे में अगर हम बात करें बेटा, सेमी कंडक्टर सेमीकंडक्टर तो चैप्टर पढ़ोगे तो बढ़िया होगा। अब हम इसके बारे में ध्यान से ऐसे बोलो, डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। सेमीकंडक्टर कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। सेमीकंडक्टर कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना हमेशा। डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, बस आपको यही याद रखना और कुछ नहीं। सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। बाकी तो सेमीकंडक्टर चैप्टर जब पढ़ लोगे तो सब कुछ अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, उसमें हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे? तो सेमीकंडक्टर कभी जिंदगी में ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी है बेटा? बोल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, सेमीकंडक्टर नहीं फॉलो करते। अब आता है कौन सा? तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, ये सेमीकंडक्टर के एग्जांपल क्या होता है? ये गैलियम आर्सेनाइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तमाम है, सिलिकॉन ही है। ठीक है, सिलिकॉन आपने देखा होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी होता है, गैलियम आर्सेनाइड है, और वो है गैलियम फास्फाइड है। ये सब दुनिया भर के क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर। अच्छा, ये सारी चीजें तो है ही।
अब मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का होता है एसिड और बेस, सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे एसिड की बात करें H2SO4 ले लो, HCl ले लो। बेस की बात करें NaOH ले लो, KOH ले लो। सॉल्ट की बात करें NaCl ले लो, CaCl2 ले लो। ये सब होते हैं जब इनका CuSO4 ले लो। इनका सॉल्यूशन के अंदर जब बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा होगा, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रिक सेल पढ़ा होगा, गैल्वेनिक सेल पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा क्या है सिस्टम। तो वो भी डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। आपको बस एक लाइन याद रखना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस यही एक लाइन याद रखनी है। दोनों इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक। और ये करते हैं कौन? कंडक्टर। वो भी एक लेवल में करते हैं, बहुत ज्यादा पोटेंशियल पे चले जाओगे जब, तो ओम्स लॉ को फॉलो करना ये भी बंद कर देते हैं। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक का था ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ की कमियां क्या है वो आपने जान लिया, ओम्स लॉ क्या है ये भी आपने जान लिया। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। गुरु जी वो क्या है? वो ये है कि तुरंत वीडियो को पॉज करो और जाकर कमेंट सेक्शन में पहले तो वीडियो को लाइक करें प्यारे बच्चों। देखो, मेरा अपना मानना ये है कि मेहनत से पढ़ो लेकिन खुश होकर पढ़ो। अगर आपने जिस दिन मुस्कुराना बंद कर दिया ना, स्ट्रेस, तुम्हारे दिमाग पे स्ट्रेस है, मुझे पता है। सब लोग परेशान हो गया, बोर्ड्स में नंबर ज्यादा लाने, बोर्ड्स में नंबर ज्यादा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ते चले जाओ, बढ़िया नंबर आएगा। बट एट द सेम टाइम खुश रहो जीवन में। ठीक है, अब हम आपको नया टॉपिक क्या बता रहे हैं? इसको बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस। ये 2 करोड़ का गिलास है, इसके अंदर जो पानी है विराट कोहली वगैरह जो पीते हैं उससे भी महंगा है, 1 लाख रुपया लीटर। खैर गाइस, तो अब आता है बेटा रेजिस्टेंस। अभी कसम से मैं बता रहा हूं रेजिस्टेंस के बारे में एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध एक्चुअली में है क्या? तो मैं आपको बस ये दिखा देता हूं। मान लो कोई कंडक्टर है, उसको क्रॉस सेक्शन एरिया ए। एक्चुअली में रेजिस्टेंस is the property of conductor which oppose the flow of electric current। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता हो। रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज को फ्लो होने से रोक रहा होता है। अब रेजिस्टेंस कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, रेजिस्टेंस एक इफेक्ट है। एक्चुअली में कैसा इफेक्ट मैं आपको समझा रहा हूं। आपको पता कंडक्टर के अंदर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे 4-6 इलेक्ट्रॉन ही मैं बना पा रहा हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होते जैसे हम लोग इनको लाइन से बना रहे। वो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे जिगजैग मोशन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चल रही होती है, अंदर जिगजैग मोशन ऐसे करके बहुत भयानक गाजू 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 भयंकर। जैसे मैंने बताया था मधुमक्खियों का छत्ता अगर खोद उनको कर दो हल्का सा, तो मधुमक्खियां खूब सारे मच्छरों की तरह मधुमक्खी ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर उधर लड़ते भिड़ते और जा रहे होते। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आपस में जब अंदर खूब टकराते हैं, ध्यान समझिएगा, वो जा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे बैटरी जोड़ रखा है। क्या जोड़ रखा है? हमने एक बैटरी जोड़ रखा है, पोटेंशियल V, इसलिए करंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनों को धक्का लग रहा हो जा रहा है। ये सब मैंने समझा रखा है। लेकिन जाते जाते जिगजैग मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते भी बहुत हैं, और जब कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, आप खुद सोचो कि हाईवे पे लगातार 4-5 तो एक्सीडेंट हो जाए, तो हाईवे पे जो ट्रैफिक का जो फ्लो था वही रहेगा कि रुक जाएंगे, एम्बुलेंस आएगा, फ्लो टूट जाएगा। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराव हो रहे होते, धड़ 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 धड़, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती
में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों भाई, टक्कर से क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अब वो जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो एनर्जी तो बर्बाद चला गया। जब इलेक्ट्रॉनों के पास जो काइनेटिक एनर्जी है टक्कर की वजह से वो थोड़ा सा उसका पार्ट जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, जैसे मान लो 100 जूल था, टकराए तो 20 जूल हीट एनर्जी में चला गया, तो बचा कितना, 80 जूल। अब अगर काइनेटिक एनर्जी कम हुआ है तो क्या कम हुआ होगा, स्पीड कम हुआ होगा, मास तो इलेक्ट्रॉन का बदलेगा नहीं। जब स्पीड कम हो गया तो इलेक्ट्रॉनों को जो फ्लो था, फ्लो बहाव प्रवाह, वो स्लो हो गया, धीरे हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई। बस इसी फैक्टर को नाम दिया गया है क्या, रेजिस्टेंस। फिर से समझो, क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन गाजू माजू ऐसे चुप करते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरह, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ऐसे वो चल नहीं रहे होते, क्योंकि बैटरी अप्लाई हुई, ऐसा जा रहा है, ऐसे कर रहा है, फिर जा रहा है। तो जब ऐसे जिगजैग मोशन कर रहे हैं तो आपस में टकराए भी, अरे वाह, टकराए भी। और जब टकराते हैं, आपको पता ना, जब दो चीजें एक दूसरे से टकराती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में परिवर्तित हो जाता है। बहुत जोर से ताली बजाओ तो भी हाथ गर्म हो जाएगा, हथौड़े से लोहे को पीटो तो भी हथौड़ा गर्म हो जाएगा। आप देखो दौड़ते हुए आओ, अचानक से रुक जाओ, पसीना भीग जाओ, क्योंकि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। तो हुआ ये कि टक्कर के बाद, कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में चला गया, काइनेटिक एनर्जी घटी, जिससे इलेक्ट्रॉनों की स्पीड कम हो गई। अब इलेक्ट्रॉनों का स्पीड कम हो गया तो फ्लो जो है वो स्लो हो गया, फ्लो स्लो। और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को ही तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट कम हुआ तो उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर की लेंथ L है तो रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितनी लंबाई होगी, हाईवे जितना लंबा होगा, एक्सीडेंट उतने होंगे। जितना दूर चलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों को, उतना ज्यादा कोलिजन होगा। और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जितना चौड़ा कंडक्टर होगा उतना कम कोलिजन होगा, जितनी चौड़ी सड़क होगी उतना कम एक्सीडेंट होगा, ट्रैफिक उतना बढ़िया चलेगा। वैसे ही जब भाई कंडक्टर मोटा है, इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए जगह मिल गया, अपन चुप चल रहे हैं, मस्त एंजॉय। अब कोलिजन कम हो रहा, जब कोलिजन कम हो रहा तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो प्रॉपर ढंग से जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट उतना नहीं कम हो रहा पहले कंपैरिजन, यानी रेजिस्टेंस क्या है, कम है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है ज्यादा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L by A। कैसे पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है बेटे, अब यहीं पे कूट देंगे, लेते R बराबर होता है रो L by A। ओ माय गॉड, बुझिए ये रो क्या, रोना है क्या इसमें, रो का मतलब क्या है, इसमें रोना पड़ेगा क्या, बैठ करके आंख बंद करके रो कि भैया रो नहीं रे। रो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड, अक्षर है, लेटर है रो, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग ऐसे जनरली डेंसिटी के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है भैया, या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रो क्या भैया, और रो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। रो तभी बदलेगा जब मटेरियल बदलेगा, ध्यान रखना। तो आप रो एल बाई हो गया, इधर देखो आप जरा, आर बराबर रो एल बाई ए हो गया। अरे एल अजीब सा हो गया यार, ठीक। यहां से अगर मैं आपसे कहूं रो बराबर क्या होगा, रो बराबर हो गया आर ए बाई एल। रो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रो का नाम क्या है, रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, गुरुजी और भी कोई नाम आप बता दो। हाँ, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक। और ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है भैया। कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर है, ये तो मजा आ गया हमको। और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। रो केवल टेंपरेचर पे डिपेंड करता है और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? गाइस ठीक है। तो रो केवल किस पर डिपेंड करता है बेटा,
टेम्परेचर, लंबाई में डिपेंड नहीं करता। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट क्या होगा जरा देख लो। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का लगा तो होगा ओम इनटू एरिया है मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ है मीटर, मीटर से मीटर कट गया क्या हो जाएगा भैया ओम इनटू मीटर, ओम इनटू मीटर, ठीक है क्या हो जाएगा ओम इनटू मीटर। और इसका सीजे सीमेंस सेंटीमीटर, सीमेंस सेंटीमीटर। अच्छा इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला आपको आर का नहीं लिखा गया ना, ये आर ओम होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं हम लोग, अभी लिख देंगे v अपॉन आई से करते हैं नहीं v अपॉन आई से लिखा तो था, ये देखो ये गाइस ये देखो ये v बराबर आई आर और r का डायमेंशनल फार्मूला ये है बेटा ml स्क्वायर t पावर -3 a पावर -2। तो जरा आगे बढ़ाते हैं मामले को, ml स्क्वायर t पावर -3 a पावर -2। तो देखो यहाँ ओम मीटर एक और आ गया तो ml स्क्वायर जगह ml क्यूब हो जाएगा t पावर -3 a पावर -2। ये ध्यान रखना है, मतलब ये भूले नहीं। अब बताइए क्या ये इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि नहीं, इतनी बातें क्लियर हैं। r बराबर रो l बाई a है, रो बराबर r a बाई l है, ध्यान समझिएगा। r बराबर क्या लिखा आपने रो l बाई a, रो एक कांस्टेंट जिसका नाम लिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब r जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लंबाई ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और मटेरियल पे डिपेंड नहीं, कौन करता ये रो, समझ गए। तो लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा। और यही पे अगर मैं बात करूं क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा घट जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ जाएगा। बताओ क्या इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो एक बार सब लोग स्क्रीनशॉट लिखिए और वीडियो को पॉज करिए और जाइए और लिखिए कमेंट सेक्शन में भौकाल जिंदाबाद। सबको जाना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है भौकाल जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। समझ गए बात को? तो भैया इस तरीके से आपने अपने कच्चे के बदौलत हासिल कर लिया बहुत बेहतरीन चीज। क्या आर बराबर रो एल वाई, ये बहुत बेहतरीन मतलब कि टॉपिक था जो आपने भी सीखा, समझा और पढ़ा। अब मैं कह रहा हूं कि यार रेजिस्टेंस के बारे में सारी बातें आपको पता चल गई, रेजिस्टेंस के बारे में सारी बातें पता चल गई, आर बराबर रो एल वाई होता। एक नोट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, नोट में बताओ जो रेजिस्टेंस होता है आर वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई और रो मटेरियल, लंबाई क्रॉस सेक्शन एरिया और मटेरियल और टेम्परेचर। टीएमपी हमने लिख दिया। गुरुजी ये क्या टेम्पू लिखने जा रहे थे क्या? नहीं, टेम्परेचर तापमान। रेजिस्टेंस जो है अगर लंबाई बढ़ाओगे घटाओगे तो भी चेंज होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करोगे तो भी बदल जाएगा, मटेरियल बदल दोगे जिसका भाई मटेरियल चेंज करोगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा तो भी चेंज होगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो भी रेजिस्टेंस बदल जाएगा। और ये कैसे होगा मैं बात करूंगा हाल फिलहाल। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेकिन मैं अगर एक बात आपसे कहूं, अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में वो भी बेटा कि जो डेंसिटी होता है मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस,
केवल किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। और दूसरा किस पे? टेम्परेचर। फिर मुझे टीएम की लिखी है, हाँ तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता। और किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता, ना तो लंबाई पे डिपेंड करता क्या, ना क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ना। मैं कह रहा हूं आप कॉपर का रॉड ले लो, कॉपर का थाली ले लो, कॉपर का गिलास ले लो, कॉपर का कुछ भी ले लो, और अलग अलग लेंथ, अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया, अलग अलग चीजें ले लो, सबका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। उनका रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, बट उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग नहीं होगा। यह चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं बात करूंगा नोट में अगला पॉइंट क्या है कि भाई अगर एक कंडक्टर, ध्यान सुनना गुरुजी, ध्यान से ही तो सुन रहे हैं, तुम लोग इतने बड़े बेवकूफ हो कि क्या ही बताएं। जितना मजा आता है खुजली खुजलाने में, उससे ज्यादा मजा आता है गाइस ससुराल जाने में। तो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, ध्यान समझना। गुरुजी ये वाला फॉर्मूला अभी तो लिखता, क्यों कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंडक्टर का आप लेंथ बढ़ा रहे हो उसको खींच करके, ध्यान सुनना, अगर भाई कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है, अगर कंडक्टर को ऐसे खींच करके लंबाई बढ़ाते हैं तो वो पतला हो जाता है, आपको पता है ना। तार को अगर खींच करके लंबा करो तो उसकी मोटाई कम होती है, क्योंकि मटेरियल तो उतना ही है। तो अगर ध्यान सुनना, अगर लंबाई इसको बढ़ा दोगे ना, अगर इसका लंबाई n गुना बढ़ा दिया, लंबाई n डैश से कितना कर दिया, n गुना, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया a डैश होगा हो जाएगा a बाई n, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे r डैश की जो वैल्यू आएगी बेटा, वो आएगी रो l डैश अपॉन a डैश। अच्छा, आपको दिमाग में ये तो होगा ही कि ये रो तो नहीं बदलेगा, मटेरियल तो सेम है, नोट में है, नोट में पॉइंट हम बता रहे हैं कि अगर किसी वायर की लंबाई n गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा रो, ये हो जाएगा n इंटू एल, nl तो ये n गुना लंबाई बढ़ा दिया गया, क्रॉस सेक्शन एरिया a बाई n हो जाएगा, a ऊपर चला जाएगा n, तो n और इंटू n स्क्वायर रो l बाई a। भाई ये तो हुआ। अब इतनी गणित सबको आती है, जोड़ घटाना गुणा भाग ये नहीं बताना पड़ेगा। वो r की वैल्यू है रो l बाई a, तो r डैश की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो जरा भयंकर कलर से लिखो, r डैश वो हो गया n स्क्वायर इंटू r। ओ माय गॉड, अगर किसी कंडक्टर का लेंथ n गुना बढ़ा दिया जाए, n गुना कर दिया जाए, तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम हो जाता है। If the length of conductor will be n times, then the final resistance of conductor will be n square times। ये सब नोट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा, मैंने बता दी। तो लंबाई अगर खींच के आपने n गुना बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कितने गुना बढ़ जाएगा, n स्क्वायर। मतलब लंबाई अगर आपने 2 गुना बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ेगा, 4 गुना। लंबाई आपने 3 गुना बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ेगा, 9 गुना। लंबाई आपने अगर 4 गुना बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कितना गुना रहेगा, 16 गुना। लंबाई 5 गुना, रेजिस्टेंस 25 गुना। लंबाई 10 गुना, रेजिस्टेंस 100 गुना। लंबाई 100 गुना, रेजिस्टेंस 10,000 गुना। लंबाई n गुना बढ़ाया है मैंने तो n स्क्वायर, ठीक। दूसरा पॉइंट, अरे ऐसे मौकों फिर कहां मिलेगो। दूसरा पॉइंट है बेटा कि अगर अब की बार खींच के बढ़ाए थे लंबाई, अब की बार क्या करेंगे, अब की बार ऐसे दबाएंगे। जब दबाओगे, कंप्रेस करोगे तो रॉड छोटा हो जाएगा, लेकिन छोटा होने के साथ साथ उसकी लंबाई तो घटेगी, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया वो मोटा हो जाएगा। भाई लंबाई कम करोगे तो जब इधर कम करोगे तो इधर ही तो फैलेगा। पहले इधर कम कर रहे थे तो सब इधर बढ़ा रहे थे तो इधर कम हो रहा तो मोटाई कम हुआ। अभी लंबाई कम कर रहे हो तो मोटाई बढ़ जाएगी ना, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा। तो भाई पहले तो वही प्यार से लिख लेते हैं, कोई भी बात हो उसको पहले प्यार से लिखते हैं बाबू। अरे सुनो बाबू, नहीं हो रहा है दिल पे काबू, चले घूमने माउंट आबू, श्यामनगर रामनगर तबला चटका है और बुढ़वा गुस्सा है अपन बुढ़वा पटका चुगीरा सारा रारा 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 रा। आर बराबर रो एल बाई ए।
तो लंबाई छोटी हो जाएगी और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा। तो मान लो आपने क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बढ़ाया, क्या किया भैया, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बढ़ा दिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा के कितना कर दिया, n गुना कर दिया, n a डैश में n डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, l by n। ध्यान रखना ये n गुना बढ़ेगा तो n गुना घटेगा, एग्जैक्टली r डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, रो l डैश अपॉन a डैश। वाह 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 क्या बात है भाई, r बराबर रो l बाय यही तो लगाना है। वाह 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 क्या बात है, क्या बात है गुरुजी, यहाँ पे तो एकदम जलवा लिखेंगे। तो l by n करेंगे यहाँ पे n, और यहाँ पे क्या है n into a है बेटा, तो दो n मिलेगा तो हो जाएगा रो l by a और नीचे हो जाएगा n स्क्वायर। और रो l by a कौन, ये तो मौसाची है भैया पुराने वाले। तो r डैश की वैल्यू किसकी बराबर, r डैश की वैल्यू किसकी बराबर, r डैश की वैल्यू होगी देखो ये r अपॉन n स्क्वायर। वाह बहुत ही बेहतरीन, उम्दा उम्दा उम्दा। मतलब जब क्रॉस सेक्शन एरिया n गुना बढ़ा दिया गया है तो रेजिस्टेंस r अपॉन n स्क्वायर हो गया है, और जब लेंथ n गुना बढ़ा गया था तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर इनटू r हुआ था। यहाँ पे r अपॉन n स्क्वायर है और सबको तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसमें कुछ बदला नहीं गया है। अब बताओ कितनी बात समझ में आ गई है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो तुम सबको कसम है वीडियो को पॉज करो, तुरंत जाके लिखिए भौकाल जिंदाबाद, मजा आ गया मुझे। जाइए लिखिए प्यारे बच्चों और वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।